नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा YouTube चैनल एक ज्ञान नीट में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज बारी है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लेक्चर नंबर 6 का, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। इसके पहले क्या होता है रिप्लिकेशन, जीन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल देख चुके हैं। और उससे भी पहले मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जो कि चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर पहले का क्लासेस नहीं देखे हो तो वो क्लासेस को जल्दी से देख लो, बिकॉज कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिलेटेड है। पार्टिकुलरली जो लास्ट क्लास हुआ था जीन, और उसके पहले ट्रांसक्रिप्शन का, रिप्लिकेशन का और ट्रांसलेशन का, ये सारा का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। इसीलिए अगर किसी को भी स्किप कर जाते हो तो समझने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। सो लेट अस स्टार्ट। लेकिन जो हमारे चैनल पे बिल्कुल न्यू हो उसके लिए, दिस इज त्रिभुवन कौर भारतीय, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर, विवेकानंद विद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 times क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, एंड मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, 3 books ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ असम एंड 12 रिसर्च पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स। ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर ज्यादा डिटेल में जानना है, कुछ नहीं करना, बस गूगल पे लिख देना है त्रिभुवन कौर भारतीय, गूगल सब कुछ बताएगा। लेट अस सी, आज है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें कि हम लोग को डिस्कशन करना है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। कि हम लोग रिप्लिकेशन में देखे थे कि जो एग्जिस्टिंग डीएनए है, उस डीएनए से और भी डीएनए का फॉर्मेशन होना रिप्लिकेशन कहलाता है, जो उसका रिप्लिका बनता है, कॉपी बनता है। लेकिन इन द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आरएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और जैसे कि रिप्लिकेशन में कई सारा मैकेनिज्म्स, कई सारे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट था और कई सारा फैक्टर्स एंड कोफैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट था, वैसे ही इसमें भी कई सारा फैक्टर्स एंड कोफैक्टर्स रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर सभी को एक एक करके देखेंगे इन डिटेल, क्योंकि ये नीट के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये 12th एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि सबसे पहले जो हम लोग इसमें देख रहे हैं वह है प्रोटीन सिंथेसिस, ताकि हमें समझने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे? प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होना जरूरी होता है। जब आरएनए बन जाता है तब आरएनए, जो कि एक मैसेंजर है, डीएनए का मैसेंजर के फॉर्म में आता है, और इसी पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, एक टेम्पलेट के फॉर्म में आता है। लेकिन ये सारा चीज इन डिटेल हम लोग देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस का इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन। लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो विशेष जोड़ होगा, विशेष योगदान होगा इस चैप्टर में, वो विशेष रूप से होगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन पे। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। जीन एक्सप्रेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज कंप्लीटेड बाय सेंट्रल डोग्मा विच वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। याद रखना इस चीज को, सेंट्रल डोग्मा। यहां पर रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन तीनों इन्वॉल्व है। तो ओवरऑल सबको मिला के जो प्रोटीन, मतलब जीन एक्सप्रेस करता है अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को सिंथेसाइज करके जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है जीन, उसे ही हम लोग एक तरह से सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। और ये दिया गया था सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। क्लियर? And the process of copying information from one strand of DNA into mRNA is called transcription. अब एक स्टैंड ऑफ the process of copying information from one strand of DNA into mRNA, एक स्टैंड है डीएनए का, उस पे जो mRNA का कॉपी होता है और जिसका कि ट्रांसलेशन होना है, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए है, डीएनए से फॉर्मेशन हो जाएगा आरएनए का, ये प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब पॉलीपेप्टाइड चेन का जो फॉर्मेशन होता है एमआरएनए, बोले तो मैसेंजर आरएनए को यूज करके, ये कहलाता है ट्रांसलेशन। मतलब यहां पर एक तो हो गया डीएनए से डीएनए बन रहा रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का चैन बना या पॉलीपेप्टाइड बना, दैट इज द ट्रांसलेशन। अब देखते हैं ये सेंट्रल डोग्मा, जो हम बात बोले उसी को यहां पर क्लियरली दिखलाया गया है। तो यू कैन सी हियर डीएनए है, तो पहला नंबर यहां पर जो नहीं दिखलाया गया, डीएनए से जब डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज द रिप्लिकेशन।
अब डीएनए से आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, मैसेंजर आरएनए, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दिस प्रोटीन या फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन इज नोन एज अ ट्रांसलेशन, और ये कंप्लीट सेट को मिला के कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो जो बात मैं बोल रहा हूं इसी चीज को यहां पर एनिमेशन में दिखलाया गया है जो कि तुम देख रहे हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, डीएनए है, डीएनए टूट रहा है, मतलब हेलिकेज एंजाइम जो कि हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में रिप्लिकेशन में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से ये टूटता है, बट यहां पर आरएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है क्योंकि यहां पर एक ही के ऊपर सेट बन रहा है, ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है एक ही जगह पे। ठीक है, तो इस जगह पे बनेगा और उसके बाद फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। क्लियर? यहां पर स्टूडेंट्स तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है, जब तुम अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करोगे विदाउट दिमाग को इधर उधर भटकाए, तो यहां पर सारा कॉन्सेप्ट ए टू जेड क्लियर होते चले जाएगा। जैसे कि यहां पर अभी उस फिगर में तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा था, बट यहां पर इस एनिमेशन में तुम देख सकते हो कि किस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड बोले तो यहां पर मैसेंजर आरएनए का नाइट्रोजन बेसिस आ रहा है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयर, और यहां पर जुड़ जुड़ के मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होते चला जा रहा है। यू कैन सी हियर, देख रहे हो, ये क्लियरली डिस्टिंक्टली यहां पर दिखलाया गया है। तो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में? इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन टेम्पलेट स्टैंड ऑफ आरएनए इंटू टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए इंटू आरएनए। यहां पर क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो स्टोर है डीएनए के फॉर्म में उसका कॉपी हो रहा है फ्रॉम टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। तो ये जो है ये टेम्पलेट स्टैंड है डीएनए का, और यहां पर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड इट इज मीडिएटेड बाय आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और ये जो मीडिएटेड होता है, ये जो बनता है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनता है। ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ये जो देख रहे हो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, नॉट आउटसाइड द न्यूक्लियस। सौरभ देवनाथ, गुड इवनिंग। ये सबका सब न्यूक्लियस के अंदर का प्रोसेस है, न्यूक्लियस के अंदर ये मैकेनिज्म होता है। स्टैंड ऑफ डीएनए with polarity 3' to 5' that direct synthesis of RNA is called template strand or antisense strand। क्या हो रहा है, स्टैंड ऑफ डीएनए विथ पोलैरिटी 3' to 5', मतलब जो 3' से 5' की ओर जा रहा है वो यहां पर टेम्पलेट स्टैंड या एंटीसेंस स्टैंड के ऊपर रूप में काम करेगा, और इसी के ऊपर सिंथेसिस स्टार्ट होगा। अपोजिट होता है ना पोलैरिटी, मतलब यहां पर 3' और ये 5', मतलब 3' एंड 5', इस प्रकार से ये एमआरएनए यहां पर फॉर्मेशन होगा। वन स्टैंड ऑफ डीएनए विथ पोलैरिटी 5' to 3' इज कंप्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्टैंड इज कॉल्ड द कोडिंग स्टैंड और सेंस स्टैंड। ठीक है, तो मतलब है क्या कि अपोजिट वाला जो होता है जिसको कि इन रियलिटी कोड करता है, जिसका कि कंप्लीमेंट्री बनता है, वो है सेंस स्टैंड, इसी के ऊपर बनता है। ठीक है, मतलब ये जो स्टैंड है इसके ऊपर लगातार ये कोडिंग स्टैंड, इसलिए उसको कोडिंग स्टैंड करते हैं। तो वो किसका कॉपी होगा, अपोजिट वाले का, जो कि एंटी सेंस स्टैंड है, उसी का सेम टू सेम कॉपी होगा। क्लियर? ओके, नाउ यू कैन सी genetic code present in DNA is similar to genetic code present on mRNA। तो जो जेनेटिक कोड है ना, ये जेनेटिक कोड जो कि डीएनए में प्रेजेंट है वही सिमिलर टू सिमिलर जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है एमआरएनए के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहीं पर इसका कॉपी हो रहा है। डीएनए के सेंस कोडॉन जो है, सेंस स्टैंड या कोडिंग स्टैंड, उसी के ऊपर इसका फॉर्मेशन हो रहा है। बस सब कुछ तो बेस पेयर वगैरह सब कुछ सेम है, बट एक जगह डिफरेंस है। वो क्या चीज का है, वो है यूरासिल, यू का डिफरेंस है, क्योंकि यहां पर रिप्लेस हो जाता है थाइमिन, क्योंकि जब डीएनए का स्टैंड जो है, जो डीएनए का स्टैंड बनता है वहां पर थाइमिन होता है, जबकि आरएनए का स्टैंड में, आरएनए में थाइमिन नहीं होता, थाइमिन के जगह पे यूरासिल होता है। ठीक ना? It means the coding strand of DNA has the same sequence of nitrogenous bases as the RNA transcript, except
that is RNA T थायमिन is substituted by यूरासिल। मतलब है कि जो कोडिंग सीक्वेंस है ना जो डीएनए का सिमिलर टू एमआरएनए, बट वहां पर जो थायमिन के जगह पे एक यूरासिल आके गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सा अलग हो गया, और यही आरएनए को डिफर कर देता है डीएनए से। सो इट हैज द सेम पोलैरिटी एज द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, और इसका पोलैरिटी सेम होगा आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का। सो प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इट इज डिफाइंड एज द सेगमेंट ऑफ आरएनए डीएनए बिटवीन द साइट्स ऑफ इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज। दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को अगर डिफाइन करने की बात करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन द साइट्स ऑफ इनिशिएशन। मान लो ये डीएनए का सीक्वेंस है, ओके? अगर इस जगह से इनिशिएट हो रहा है, अगला पेज पे नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसका फिगर देखेंगे, तो यहां से लेके जहां तक टर्मिनेट हो जाता है, अब वो टूट जाएगा, वहां से बनना बंद हो जाएगा, उसी जगह को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे। मोर देन वन जीन में रिसाइड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक से ज्यादा जीन भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही रहेगा। तो ओवरऑल कहें कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट होगा। अभी जो बोले मतलब इसके अनुसार यहां पर जैसे है वैसे ही यहां पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक तरह से 3 यूनिट होगा। क्या क्या होगा? एक होगा प्रमोटर, जहां से कि इनिशिएट होगा, इनिशिएशन होगा, उसके बाद होगा स्ट्रक्चरल जीन्स, और उसके बाद होगा टर्मिनेटर जीन्स। अब इसी चीज को मेरे पीछे के डायग्राम में तुम देख सकते हो, ओके? यहां पर देखो ये प्रमोटर, यहीं से डीएनए आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होता है, दिस इज अ प्रमोटर, और ये है टर्मिनेटर। तो मेन रूप से जो स्ट्रक्चरल जीन है वो इसके बीच वाला पोर्शन है, ओके? मेन रूप से स्ट्रक्चरल जीन जो कि मेन रूप से जीन को कोड करता है, जो किसी पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, वो यही है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट यहां से हुआ प्रमोटर साइड से, और एंड हो गया टर्मिनेटर साइड पे, और जो बीच का पोर्शन है वही है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्लियर है यहां तक सभी का? नाउ अब आते हैं हम लोग प्रमोटर। जो यहां पर जो देखे 3, एक है प्रमोटर, स्ट्रक्चर एंड टर्मिनेटर। तो हम सबसे पहले प्रमोटर को इन डिटेल देखते हैं, तीनों को देखेंगे, ऐसा नहीं कि सिंपली प्रमोटर को देखेंगे, प्रमोटर भी देखेंगे, टर्मिनेटर भी देखेंगे, और स्ट्रक्चरल जीन भी देखेंगे, जिसको कि मेन रूप से हम लोग कोड करते हैं। प्रमोटर क्या है? इट इज द रीजन ऑन डीएनए मॉलिक्यूल टू विच एन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ये प्रमोटर डीएनए मॉलिक्यूल का वह रीजन है जहां से कि आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। प्रमोटर इज लोकेटेड अप स्ट्रीम, दैट इज टू द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन्स। जो कोडिंग है स्ट्रक्चरल जीन, जो ये वाला स्ट्रक्चरल जीन है यहां पे, तो ये जो कोडिंग रीजन है मेन रूप से जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, तो वो जीन के लेफ्ट साइड में, मतलब अप स्ट्रीम में ये प्रेजेंट होता है प्रमोटर, एंड दैट इज टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड 3 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। मतलब जो कोडिंग स्ट्रैंड है ये वाला, इसके किधर होगा? 5 प्राइम एंड के ऊपर जो कोडिंग एंड है, ठीक है? और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जैसा कि बनेगा उसके 3 प्राइम एंड पे, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे ये होगा। लोकेशन ऑफ प्रोमोटर जीन एंड टर्मिनेटर जीन इज ऑलवेज मेंशन्ड विथ रेफरेंस टू कोडिंग स्ट्रैंड। अब ये जो प्रमोटर जीन और टर्मिनेटर जीन है ना, उसको जब भी हम लोग बोलते हैं तो कोडिंग स्ट्रैंड, मतलब ये स्ट्रक्चरल जीन के आधार पे ही बोलते हैं, मतलब उसी के रेफरेंस में बोलते हैं। अब जहां मन तहां तुम प्रमोटर और टर्मिनेटर को नहीं लगा दोगे, ठीक है? सो इट इज डिफरेंट पार्ट्स फॉर अटैचमेंट टू वेरियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब अलग अलग प्रकार का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो अब अलग अलग टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अटैचमेंट के लिए अलग अलग रीजन बना हुआ है प्रमोटर में। एंड इन मोस्ट यूकैरियोट द प्रमोटर हैज एन 80 रिच रीजन कॉल्ड टाटा बॉक्स। और ज्यादातर यूकैरियोट्स में 80 रिच रीजन प्रेजेंट रहता है प्रमोटर में, जिसे कि टाटा बॉक्स कहते हैं। और वही है मेन रूप से कोर। ओवरऑल देखें तो यहां से लेके यहां तक है कोर प्रमोटर, ठीक है? और उसके बाद यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है।
तो यहां पर ये जो कोर प्रमोटर है, तो कोर प्रमोटर में लगभग 25 बेस पेयर का 80 रिच रीजन है, जिसको कि टाटा बॉक्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो टाटा बॉक्स है, द एरिया हैज ए ग्रूव टू विच स्पेसिफिक प्रोटीन कंपोनेंट्स कैन कंबाइन। अब यहां एरिया में एक स्पेशल ग्रूव होता है जहां पर कि स्पेसिफिक प्रोटीन या स्पेसिफिक मतलब जाके प्रोटीन वहां पर कंबाइन करता है। टाटा बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिब्नो बॉक्स। टाटा बॉक्स को प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं आफ्टर इट्स डिस्कवरर प्रिब्नो, मतलब प्रिब्नो थे इसको खोजने वाले सबसे पहले, इसीलिए उनके नाम के आधार पे इसको प्रिब्नो बॉक्स भी कहा जाता है इन प्रोकैरियोट्स। और अगर यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो ये हॉगनेस के द्वारा खोजा गया था, इसीलिए इसको हॉगनेस बॉक्स भी कहते हैं यूकैरियोट के केस में। बिसाइड ए प्रमोटर यूकैरियोट्स आल्सो रिक्वायर एन इनहांसर। अब प्रमोटर्स के अलावा कुछ इनहांसर की भी जरूरत पड़ता है प्रिब्नो बॉक्स में, सॉरी हॉगनेस बॉक्स में, मतलब यूकैरियोट में। सो ओवरऑल कहेगा टाटा बॉक्स, तो टाटा बॉक्स दो प्रकार का, एक हो गया प्रिब्नो बॉक्स इन यूकैरियोट्स एंड हॉगनेस बॉक्स इन यूकैरियोट। क्लियर। अब आते हैं बारी जो लास्ट में है टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर का मेन रूप से क्या काम है, दिस रीजन ऑन डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट डाउन स्ट्रीम, दैट इज राइट साइड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ये डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट रहता है, जो स्ट्रक्चरल जीन है उसके राइट साइड में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, दैट इज टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड एंड 5 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। मतलब कोडिंग स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड पे और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड उसका 5 प्राइम एंड पे ये प्रेजेंट होता है। टर्मिनेटर यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और जो टर्मिनेटर है ना, क्या करता है, नॉर्मली एंड कर देता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है। और बच्चों जहां पर किसी चीज की प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आए, पूछ डालो। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चरल जीन, जो तीसरा नंबर है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड दैट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन और फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। मतलब वह एरिया जो कि मेन रूप से आरएनए के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, उसे कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल जीन। अब स्ट्रक्चरल जीन दो प्रकार का, एक क्या होगा मोनोसिस्ट्रोनिक और दूसरा होगा पॉलीसिस्ट्रोनिक। मतलब यहां पर भी सिस्ट्रोनिक का झमेला आ गया। मतलब एक है कि इस एक बॉक्स में मतलब जो कंप्लीट सेट है प्रमोटर टर्मिनेटर स्ट्रक्चर का, तो उसमें एक प्रकार का होगा जिसमें कि मोनोसिस्ट्रोनिक होगा और दूसरा पॉलीसिस्ट्रोनिक होगा। तो इसमें मोनोसिस्ट्रोनिक जो होता है क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सिस्ट्रॉन, और जबकि पॉलीसिस्ट्रोनिक के केस में इट इज मेड अप ऑफ मेनी सिस्ट्रॉन्स, कई सारा सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है इसमें। एंड इन द मोनोसिस्ट्रोनिक इट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि एक सिस्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें। जबकि पॉलीसिस्ट्रोनिक में इट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होगा यहां पे। एंड इट इज मोस्टली फाउंड इन यूकैरियोट्स, मतलब मोनोसिस्ट्रोनिक मोस्टली यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट रहता है, और जो पॉलीसिस्ट्रोनिक रहता है वो मोस्टली प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है। क्लियर है यहां तक सभी का। नाउ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन को। ये फिगर को ऑलरेडी तुम लोग देख चुके हैं कुछ देर पहले भी, ये वही है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम प्रमोटर स्ट्रक्चर एंड टर्मिनेटर। ठीक है, तो हम लोग अब जीन को देखते हैं। अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसके पहले हम लोग जीन को अलग अलग फॉर्म में डिफाइन किए थे, लेकिन इन दिस केस हम लोग जीन को डिफाइन कर रहे हैं अब जाके ए जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मेन रूप से यही तो फंक्शनल यूनिट है, मेन रूप से यही तो काम करता है, बाकी सब तो फिजूल है। मतलब फिजूल नहीं, इसका हेल्पिंग है, हेल्प करने के लिए। जीन आर लोकेटेड इन ऑन डीएनए and it is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence. Clear? मतलब gene are located on DNA and it is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence. मतलब DNA sequence के रूप में जीन को कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। DNA sequence coding for tRNA और RNA molecules also define a gene. अब यहां पर जो डीएनए सीक्वेंस है जो कि कोड करता है टीआरएनए को, बोले तो ट्रांसफर आरएनए को या आरआरएनए को, राइबोसोमल आरएनए को, वो भी जीन को डिफाइन करता है। सिस्टोन इज डिफाइंड एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। अब यहां पर जीन को डिफाइन किया कि फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस।
अब सिस्टेन को डिफाइन क्या करते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन एंड इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। और यह वह कोड है जो कि मेन रूप से पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, ठीक ना। द स्ट्रक्चर जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मोनोसिस्टोनिक दैट इज मोस्टली इन यूकैरियोट्स एंड पॉलीसिस्टोनिक दैट इज मोस्टली इन प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया। मतलब प्रोकैरियोटिक्स या बैक्टीरिया में ये पॉलीसिस्टोनिक होता है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। मोनोसिस्टोनिक जीन सिंथेसाइजेज वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। अब जो मोनोसिस्टोनिक जीन होता है वो सिर्फ एक ही तरह का पॉलीपेप्टाइड या चेन को फॉर्मेशन करता है, मतलब एक ही तरह के प्रोटीन को बनाता है। जबकि पॉलीसिस्टोनिक जीन में क्या करता है, सिंथेसाइजेज डिफरेंट प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड, ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करता है, ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर है सभी का। यहां पर देखो, द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स में इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस रहता है। कोडिंग सीक्वेंस के बीच में कुछ इंटरप्शंस रहता है एंड दैट इज द जीन इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। मतलब जीन जो होता है यूकैरियोट में वो स्प्लिट जीन रहता है, बीच बीच में इंटरप्शंस रहता है, कुछ ना कुछ प्रकार का इंटरप्शंस रहता है, जो कि यहां पर देख रहे हो। यहां जो चल रहा है इसको तुम देख रहे हो। द कोडिंग सीक्वेंस और express sequence are defined as exons which appear in mature और processed RNA। तो हम लोग जो कि मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में बोले तो जो फाइनल आरएनए है उसमें जो सीक्वेंस होता है उसे हम लोग एक्सॉन कहेंगे। मतलब इन रियलिटी जो वर्किंग वाला सीक्वेंस है, जो काम करने वाला मेन रूप से सीक्वेंस है, उसे हम लोग एक्सॉन्स कहेंगे। एंड एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स। अब जो एक्सॉन्स है जो कि यहां पर देख रहे हो, ये मेन रूप से काम करने वाला ये है एक्सॉन्स, और इसके बीच में इंट्रॉन्स लगा हुआ है जो कि नॉन फंक्शनल है, इसका कोई खास काम नहीं है। ओके, सो इंट्रॉन्स आर इंटरवेनिंग सीक्वेंस दैट डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। मतलब है इंटरवेनिंग सीक्वेंस है जो कि मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में नहीं होता। प्रोसेस हम लोग आगे चल के देखेंगे ये सारा चीज को कि क्या होता है ये प्रोसेस। मतलब एक तरह से ये समझो कि ये जो इंट्रॉन्स है जो कि नॉट वर्किंग है, एक तरह से उसको निकाल के हटा दिया जाता है। सो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ ए जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट। अब यहां पर जो एक स्प्लिट जीन टर्म आ गया ना, मतलब इंट्रॉन्स को निकालने वाली बात, अब जीन डीएनए जीन के डेफिनेशन में फिर से कॉम्प्लिकेशन आ गया, फिर से एक बार फिर से चेंजिंग आया। अभी तक हम लोग 3 डेफिनेशन जीन का देख चुके हैं, अब ये चौथा आया जैसे ही स्प्लिट जीन की कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आरएनए सिंथेसिस पे। तो आरएनए सिंथेसिस में क्या, द मैकेनिज्म ऑफ आरएनए सिंथेसिस वाज वर्कड आउट इन द लेट 1950s बाय हॉर्विज, वीज एंड स्टीवेंस बाय इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स। आरएनए सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है 1950s में हॉर्विज, वीज एंड स्टीवेंस के द्वारा इन विट्रो एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको दिखलाया गया था सबसे पहले। मतलब इसका जो मेन मैकेनिज्म है, एंड नो प्राइमर इज नीडेड फॉर आरएनए सिंथेसिस। मतलब किसी भी प्रकार का प्राइमर जरूरत नहीं पड़ता है आरएनए सिंथेसिस में। जबकि जो डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा था, ओवरऑल कहें जब डीएनए का सिंथेसिस हो रहा था तो वहां पर देखे थे कि एक आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ता है, जबकि इसमें कोई प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ता। अभी तक जो है हम लोग बाउंड्री बांध रहे थे कि ट्रांसक्रिप्शन को लेकर बाउंड्री बांध रहे थे, एक तरह से कहीं एक कॉन्सेप्ट ले रहे थे। अब मेन रूप से हम लोग देखते हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, क्या क्या जरूरत पड़ता है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। नंबर 1 एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, नंबर 2 डीएनए टेम्पलेट जिसके ऊपर की ये कोड करना है, मतलब एंटीसेंस कोडॉन। उसके बाद 4 टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्रैप फॉस्फेट, मतलब एटीपी, सीटीपी, जीटीपी एंड यूटीपी। उसमें क्या था, टीटीपी, डीएनए में टीटीपी, यहां पर यूटीपी क्योंकि यहां पर यूरासिल ट्रैप फॉस्फेट होगा, वहां पर थायमिन ट्रैप फॉस्फेट, यहां पर यूरासिल ट्रैप फॉस्फेट। और लास्टली डाइवेलेंट मेटल आयंस, मतलब Mg++ या Mn++ कोफैक्टर, मतलब Mg++ या Mg2+ या Mn2+, ये कोफैक्टर के रूप में यहां पर रिक्वायर्ड होता है। अब आते हैं हम लोग आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। ठीक है, जो पहला नंबर में दिया हुआ है, तो
प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में अलग अलग प्रकार का होता है। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देयर इज सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। इन प्रोकैरियोट्स वी सिंथेसाइज ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, मतलब सिर्फ एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि सभी प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन करता है। जबकि इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज कौन कौन? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट रहेगा। तब आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट जो होगा उसका सबका अलग अलग फंक्शन है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो क्या करेगा? सिंथेसाइजेज आरएनए, ठीक है, जो कि न्यूक्लियोलस में होगा राइबोसोमल आरएनए जो कि 20S 18S का बना हुआ रहता है। उसका पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये क्या करता है? मैसेंजर आरएनए और हेट्रोजीनियस आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ओके, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है? सिंथेसाइजेज टीआरएनए, 5SR आरएनए, SN आरएनए और किसमें? इन न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ओवरऑल आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सिंथेसाइजेज आरआरएनए इन न्यूक्लियोलस, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड सिंथेसाइजेज mRNA एंड hnRNA, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड सिंथेसाइजेज tRNA, 5SR RNA एंड SN RNA। याद रखना है इस चीज को, ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है, मतलब पार्टिकुलरली नीट के एग्जाम में, और पहले भी कई बार ये क्वेश्चंस आया हुआ है। जब तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे, हम लोग भी आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पर तुम्हें ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इट इज ए आरएनए पॉलीमरेज, इट इज ए लार्ज कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 सब यूनिट्स। आरएनए पॉलीमरेज 4 सब यूनिट्स का बना हुआ रहता है। क्या क्या? 4 सब यूनिट्स विच मेक द कोर एंजाइम एंड 1 सिग्मा सब यूनिट एंड 1 रो सब यूनिट। मतलब 4 यहां पर सब यूनिट्स होगा जो कि कोर यूनिट्स को बनाता है, और एक इसमें एक्स्ट्रा सिग्मा सब यूनिट होगा और दूसरा रो सब यूनिट्स होगा, ठीक है। तो ओवरऑल कहें आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम जो होगा इट इज 4 सब यूनिट्स, एंड सिग्मा सब यूनिट क्या करता है? रिकॉग्नाइजेज, प्रोमोटर एंड इनिशिएट सिंथेसिस। मतलब सिग्मा सब यूनिट प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है और सिंथेसिस स्टार्ट करता है, जबकि रो सब यूनिट क्या करता है? टर्मिनेशन कोडोन को पहचानता है और ट्रांसक्रिप्शन का द एंड कर देता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कोर एंजाइम, तो यहां पर क्या है? कोर एंजाइम में 2 अल्फा सब यूनिट प्रेजेंट है। 2 अल्फा सब यूनिट ये क्या करता है? दीज बाइंड्स टू रेगुलेट प्रोटीन्स, ये बाइंड करता है और प्रोटीन को रेगुलेट करता है, ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन को। एंड 1 बीटा सब यूनिट इट बाइंड्स टू डीएनए टेम्पलेट। बीटा सब यूनिट्स डीएनए टेम्पलेट जिसपे कि बनना है उसको बांधता है, मतलब उसके साथ ज्वाइंट करता है। एंड 1 बीटा डैश सब यूनिट ये क्या करता है? बाइंड्स टू आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड के साथ बांधता है। नाउ कमिंग टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब अभी तक बाउंड्री बांध लिए, क्या क्या मेटेरियल्स रिक्वायर्ड हुआ जान गए। अब हम लोग आते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन रियलिटी, मेन थिंग, मेन मुद्दा पे अब आते हैं, ठीक है बच्चों। चलो क्या होता है पहले हम प्रोकैरियोट्स में देखेंगे, यूकैरियोट्स में, दोनों में देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो यहां पर देख रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से ये मूव करता है। अब ये प्रोकैरियोट्स में क्या स्पेशल फीचर्स होगा? ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की अगर बात करते हैं तो इसका स्पेशल फीचर्स है mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। प्रोकैरियोटिक के केस में mRNA को किसी भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ता है एक्टिव होने के लिए, जबकि यूकैरियोटिक में बहुत सारा प्रोसेस का जरूरत पड़ता है। हम लोग आगे चल के देखेंगे। इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट एज देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में होगा, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस अलग से नहीं है। जबकि यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होगा न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के अंदर में, जबकि ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। जबकि इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, प्रोकैरियोटिक में एक ही जगह पे होता है। मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द mRNA इज फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड। और ज्यादातर टाइम में क्या होता है कि कंप्लीट मैसेंजर आरएनए बनने के पहले, मतलब पूरा होने के पहले यहां पर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। बोले तो प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
इससे आगे बोले तो ट्रांसलेशन का डिटेल मैकेनिज्म और भी बहुत कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर हमारे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, अगर अच्छा लगा तो लाइक तो करना बिल्कुल नहीं भूलो, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करो, ठीक है। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो नीचे बाद में अगर कोई देख रहे तो कमेंट बॉक्स है, ठीक है, उसमें कमेंट करके पूछ सकते हो क्वेश्चन को। फिर हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में शामिल हो सकते हो। फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया है, जहां पर कि प्रत्येक दिन एक MCQ देते हैं तुम लोगों को बनाने के लिए।